हेलो एवरीवन। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गूगल मीट एप्लीकेशन पर हम सभी शिक्षकों का जो 3 हस्त पुस्तिकाएँ मिशन प्रेरणा के अंतर्गत आती हैं उनसे संबंधित प्रशिक्षण हो चुका है। कहीं पर चल रहा है और कहीं पर ये पूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अब इन 3 मॉड्यूल से संबंधित, क्योंकि हमारी गूगल मीट पर ट्रेनिंग हो चुकी है, तो इसी के रिगार्डिंग हमारा एनपीआरसी लेवल पर एक ऑनलाइन परीक्षा होने जा रही है बहुत जल्द, जिसकी मॉनिटरिंग हमारे बीएसए सर करेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें तीनों मॉड्यूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ। साथियों, मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ। मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग की वीडियो हैं वह बनाता हूँ, और उन्हीं को लेकर मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर कोई साथी उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहे तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक भी मिल जाएगा। चाहें तो आप उस लिंक को ओपन करके भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा और फिर पार्ट 3 आएगा। तो पहले पार्ट 1 करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा का आरंभ कब हुआ? उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा का आरंभ हुआ था सितंबर 2019। 4 सितंबर 2019 को हुआ था, क्योंकि 5 सितंबर को हमारे यहाँ पर संपूर्ण भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर 4 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न, प्रेरणा लक्ष्य कौन सी कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो हो सकता है आप सभी इसका आंसर जानते हो। प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से 5 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं। ये भाषा और गणित के लिए होते हैं। 5 प्रेरणा लक्ष्य भाषा के हैं और 5 गणित के हैं। प्रश्न नंबर 3, मिशन प्रेरणा किन विषयों से संबंधित है? मिशन प्रेरणा भाषा व गणित विषयों से संबंधित है। प्रेरक नामांकित ब्लॉक के मूल्यांकन हेतु कितने विद्यालयों का चयन स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 10, ऑप्शन 20, ऑप्शन 30, ऑप्शन नंबर 40। तो इसका जो है सही विकल्प है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरक राज्य घोषित होने का सही क्रम है? तो प्रेरक राज्य घोषित होने का सही क्रम है कि पहले प्रेरक ब्लॉक हो घोषित होगा, उसके बाद प्रेरक जनपद, उसके बाद प्रेरक मंडल और उसके बाद प्रेरक राज्य। तो इसका विकल्प भी सही है। प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कब तक प्राप्त किए जाने हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मार्च 22। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, मार्च 21, मार्च 22, मार्च 2023 और मार्च 2024। तो इसका सही विकल्प है मार्च 2022। मार्च 2022 तक मिशन प्रेरणा के लक्ष्य प्राप्त करने हैं। कक्षा 4 के गणित विषय के लिए प्रेरणा लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी जोड़ एवं घटाना के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। विकल्प बी, विद्यार्थी भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। और विद्यार्थी गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो इसका विकल्प सी सही है। विद्यार्थी गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यह आपको याद रखना है कि कक्षा 4 और कक्षा 5 के प्रेरणा लक्ष्य लगभग सेम है। दोनों में 75% प्रश्नों को सही हल कर पाने का लक्ष्य है। बस अंतर इतना है, कक्षा 4 में गणित के गुणा के प्रश्न है और
कक्षा 5 में जो गणित है उसके भाग के प्रश्न हैं। कक्षा 4 में 75% प्रश्न गुणा के हैं जो हल कर लेते हैं, और कक्षा 5 का है गणित के विषय के जो भाग के प्रश्न हैं वो 75% सही हल कर पाते हैं। प्रश्न नंबर 8, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम का अध्ययन किया जाएगा। मासिक, पाक्षिक, त्रिमासिक या वार्षिक? तो सही विकल्प है मासिक। एक प्रेरणा तालिका में कितने विद्यार्थियों का लर्निंग आउटकम रिकॉर्ड रखा जा सकता है? 20, 25, 30, 40? तो सही विकल्प है 30। विद्यालय में प्रेरणा तालिका को प्रमाणित किया जाएगा ARPs द्वारा, डायट मेंटर द्वारा, प्रधान अध्यापक द्वारा, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा? तो इसका सही विकल्प है प्रधान अध्यापक द्वारा। कौन सा मॉड्यूल मिशन प्रेरणा से संबंधित नहीं है? आधारशिला, शिक्षण सूत्र, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह? तो आप सभी जानते हैं आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह ये तीनों मॉड्यूल मिशन प्रेरणा से संबंधित हैं। केवल इसमें शिक्षण सूत्र ही संबंधित नहीं है। तो इसका विकल्प बी शिक्षण सूत्र सही है। प्रश्न नंबर 12, लर्निंग आउटकम का अर्थ है। तो लर्निंग आउटकम का अर्थ है कक्षा एवं कोर्स के अंत में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान एवं कौशल। तो ये इसका सही आंसर है। लर्निंग आउटकम का सही आंसर है कि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उसको प्राप्त कर लें। प्रश्न नंबर 13, किसी भाषा को सीखने सिखाने का सही क्रम है? लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना? सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना? बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना? तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है, फिर वो धीरे धीरे पढ़ना शुरू करता है और फिर लिखना। तो इसका विकल्प भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम है? अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, समेकन? चिंतन, अनुप्रयोग, समेकन, अनुभव? अनुभव, अनुप्रयोग, चिंतन, समेकन? समेकन, अनुप्रयोग, चिंतन, अनुभव? तो इसका विकल्प फर्स्ट ये सही है। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन। चिंतन का मतलब रिफ्लेक्शन, अनुप्रयोग एप्लीकेशन और समेकन कंसोलिडेशन। तो ये इसका सही क्रम है। प्रश्न नंबर 14 का विकल्प ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित शिक्षण द्वारा कौन सा कौशल विकास नहीं किया जा सकता? तो गणित शिक्षण के द्वारा कौन सा कौशल विकास नहीं कर सकते? क्रमबद्धता, नियमितता, तर्क या लेखन? तो इसमें सही विकल्प है लेखन। नेक्स्ट प्रश्न, नवीन शोधों के अनुसार किस अवस्था में सीखने की गति सर्वाधिक होती है? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या युवा अवस्था? तो इसका विकल्प ए शैशव अवस्था सही है। प्रश्न नंबर 17, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? बच्चों के लर्निंग गैप का पता लगाना, बेसलाइन व एंड लाइन सर्वे करना, शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न प्रभावी तकनीकों का प्रयोग करना, शिक्षकों के व्यक्तित्व का विकास करना? तो इसका विकल्प नंबर 4 शिक्षकों के व्यक्तित्व का विकास करना ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न नंबर 18, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत कौन सा कालांश ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के लिए निर्धारित होगा? द्वितीय, प्रथम, अंतिम, चतुर्थ? तो इसका पहला जो हमारा पीरियड होगा स्कूल में यानी कि प्रथम कालांश वही इसके लिए निर्धारित है। प्रश्न नंबर 19, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें दिया गया है 4 विकल्प हैं। इसमें सबसे नीचे वाला विकल्प नंबर 4, कक्षा में औसत से ऊपर लर्निंग आउटकम वाले विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका विकल्प नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 20, शिक्षण तकनीकी की आवश्यकता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए, विद्यार्थियों को अधिक क्रियाशील रखने के लिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु, विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रक्रिया बाधित करने हेतु। तो इसका विकल्प नंबर 4 सही है। नंबर 21, शिक्षण योजना के बारे में क्या सही नहीं है? शिक्षण की पूर्व तैयारी, शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाती है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शक है, अनुभवी शिक्षक के लिए उपयोगी नहीं है। तो इसका विकल्प नंबर 4 सही है। नंबर 22, शिक्षकों द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी की लर्निंग आउटकम की उपलब्धि कहाँ दर्ज की जाएगी? प्रेरणा सूची में, शिक्षक डायरी में, प्रेरणा तालिका में, कक्षा शामपट पर। विकल्प नंबर 3 प्रेरणा तालिका में दर्ज की जाएगी। प्रश्न नंबर 23, उत्तम लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण साधन है? गतिविधि आधारित शिक्षण, आईसीटी का प्रयोग, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला, उपरोक्त सभी। तो इसका विकल्प नंबर 4 सही है, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी जो हमारे लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन हैं। आईसीटी का प्रयोग करते हैं, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला का प्रयोग करते हैं, और शिक्षण हमारा गतिविधि आधारित हो, तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा। प्रश्न नंबर 24, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना में शामिल नहीं है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं, व्यावसायिक परामर्श, जीवन कौशल विकास और परीक्षा उत्तीर्ण करना। तो इसका विकल्प नंबर 4 कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना में शामिल नहीं है परीक्षा उत्तीर्ण करना। विकल्प नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 25, आकलन से प्राप्त फीडबैक उपयोगी है किसके लिए? बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए, अभिभावकों के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? अब ये प्रश्न थोड़ा वैसा है, इसने थोड़ा मुझे भी डाउट में डाल दिया है। मेरे विचार से इसमें विकल्प नंबर 4 सही होगा, क्योंकि आकलन से जो प्राप्त हमें फीडबैक होता है, जो फीडबैक मिलता है आकलन से, वो बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उससे हमें बच्चों का पता चल जाता है, और शिक्षक के लिए भी फ़ायदेमंद है। शिक्षक को पता चल जाएगा कि उसने जो मेहनत करी है वो कहाँ तक सफल हुआ है। अभिभावकों के लिए भी सही है। तो मेरे विचार से इसका विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी के लिए सही होगा। प्रश्न नंबर 26, समावेशी शिक्षा में शामिल है? सामान्य बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांग बच्चे, उपरोक्त सभी। तो समावेशी शिक्षा का मतलब जहाँ पर सभी तरह के बच्चे पढ़ते हों, नॉर्मल बच्चे भी पढ़ते हों, थोड़े जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो भी, और दिव्यांग बच्चे भी। तो इसमें उपरोक्त सभी सही है। प्रश्न नंबर 27, मिशन प्रेरणा का ऑनलाइन प्रशिक्षण उपयोगी होगा? व्यावसायिक दक्षता विकास में, प्रभावी शिक्षण योजना निर्माण में, आकलन की नवीन विधियों के विकास में, उपरोक्त सभी। तो इसमें विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी सही है। प्रश्न नंबर 28, विद्यालयों में नेतृत्व की कुशल शैली है? सत्ताधारी निरंकुश शैली, जनतंत्रीय या सहभागी शैली, अहस्तक्षेपी या स्वतंत्र शैली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे कुशल शैली कौन सी होगी? जनतंत्रीय या सहभागी शैली, जहाँ पर सभी को बोलने का अधिकार हो, बच्चे क्लास में अपनी बात रख सकें, सभी उसमें सहभागिता निभाएं। तो विकल्प नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 29, जीवन कौशल विकास का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? सृजनात्मक सोच, प्रभावी संप्रेषण, भावनाओं पर नियंत्रण, आत्म केंद्रित व्यवहार। तो इसका विकल्प नंबर 4 आत्म केंद्रित व्यवहार सही है, क्योंकि जीवन कौशल विकास का ये महत्वपूर्ण तत्व नहीं है आत्म केंद्रित व्यवहार। प्रश्न नंबर 30, ये लास्ट प्रश्न है, गतिविधि आधारित शिक्षण के संबंध में क्या सही नहीं है? बच्चों के भावनात्मक विकास में उपयोगी,
बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, बच्चों के समय का दुरुपयोग होता है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है। तो इसका विकल्प नंबर सी, बच्चों के समय का दुरुपयोग होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं इसी वीडियो के पार्ट 2 में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे आप अपने अन्य साथियों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल भी आप अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।